हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर यानी कि फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। 1971 से 1980 के बीच जितने भी कंप्यूटर आए वो क्या थे? चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर। 1971 से 1980 तक इस टाइम ड्यूरेशन में जितने भी कंप्यूटर आए वो क्या थे? चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर। और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का विकास उस समय से माना जाता है जिस समय कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी की जगह पर माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ होने लगा। इसका यूज़ होने लगा फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का। किसकी जगह पर? आईसी की जगह पर। आईसी को हटा करके उसकी जगह पर माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया। 1981 में आईबीएम ने किसने आईबीएम ने माइक्रो कंप्यूटर का विकास किया जिसे पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी कहा जाता है। और एप्पल ने 1989 में मैकिन्टोश यानी पर्सनल कंप्यूटर पेश किया। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटरनेट जीयूआई यानी कि ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि एमएस डॉस, एमएस विंडो, एप्पल ओएस का विकास हुआ। चौथी पीढ़ी में किसका विकास हुआ? इंटरनेट का, जीयूआई का, ऑपरेटिंग सिस्टम का, एमएस डॉस का, एमएस विंडो, एप्पल ओएस का विकास हुआ फोर्थ जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत हुई जिसमें हजारों आईसी एकल चिप निर्मित की जा सकती थी। आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि आईसी किस में यूज़ की जाती है, आईसी के एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या है और किस जनरेशन में आईसी को यूज़ किया गया था। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप आई बटन पर जा करके देख सकते हैं। लगभग 5000 ट्रांजिस्टर को एक साथ जोड़कर एलएसआई का निर्माण किया गया और समय के साथ इसी एलएसआई का विस्तार वीएलएसआई के रूप में कर दिया गया यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। 5000 ट्रांजिस्टर थे जो सेकेंड जनरेशन में यूज़ किया गया। इसकी पूरी फुल वीडियो देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं कि ट्रांजिस्टर होता क्या है। ठीक है, मैंने ये वीडियो भी इसी चैनल पे अपलोड कर रखा है, आप उसको देख सकते हैं, इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, डेफिनेशन एट्सेट्रा। तो आगे बढ़ते हैं। पहला माइक्रोचिप 1971 में इंटेल कॉरपोरेशन ने इंटेल 4004 तैयार किया। इस छोटे से चिप को माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता था। ये जो प्रोसेसर आपको दिख रहा है C4 4004, ये इंटेल ने बनाया था। सबसे पहला ये माइक्रो प्रोसेसर था, ठीक है, जो फोर्थ जनरेशन में लगाया गया था। माइक्रो प्रोसेसर के उपयोग से इस पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार अत्यधिक छोटा हो गया था। जो ये माइक्रो प्रोसेसर दिख रहा है, इसकी वजह से क्या हुआ? कंप्यूटर के आकार जैसे कि पीसी, लैपटॉप वगैरह ये सब क्या हो गया? बहुत ही छोटे आने लगे, जिसको हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस को कंप्यूटर में ही समाहित कर दिया गया। किसमें? मतलब कंप्यूटर के अंदर ही लगा दिया गया, जिससे कंप्यूटर का आकार बहुत ही कम यानी कि बहुत ही छोटा हो गया। इसी कारण क्या हुआ? कंप्यूटर घर घर तक पहुंच पाए, यानी कि इतना छोटा हो गया कि लोग अपने घर पे रखने लगे थे पर्सनल यूज के लिए। इस पीढ़ी में समय के बंटवारे यानी कि टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क्स, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। किसका इस्तेमाल किया गया? फोर्थ जनरेशन में टाइम शेयरिंग का, रियल टाइम नेटवर्क्स का और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया गया, इस्तेमाल किया गया फोर्थ जनरेशन। इस पीढ़ी में नई उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में सी प्लस डेटाबेस का इस्तेमाल किया गया। किसका इस्तेमाल किया गया? उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं का यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज में सी प्लस प्लस डेटाबेस का इस्तेमाल किया गया फोर्थ जनरेशन में। सुपर कंप्यूटर का जन्म भी इसी पीढ़ी में हुआ। क्रेज जो है ये क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। इसको भी फोर्थ जनरेशन में बनाया गया, जो एक सेकेंड में लगभग 1 अरब यानी कि 1 बिलियन गणनाएं आसानी से कर सकता था। फोर्थ पीढ़ी में कई कंप्यूटरों का निर्माण हुआ। देख लेते हैं कौन कौन से वो कंप्यूटर थे एग्जाम्पल के तौर पे, यानी कि क्रे फर्स्ट, क्रे सेकेंड, एप्पल सेकेंड, वैक्स 9000। ये क्या है? ये फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं। अब हम देख लेते हैं कि एडवांटेज क्या होते हैं फोर्थ जनरेशन की, कि फोर्थ जनरेशन की क्या क्या एडवांटेज हैं। जो कंप्यूटर है उनके एडवांटेज क्या क्या थे। तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की स्पीड पिछले सभी पीढ़ियों के कंप्यूटरों की तुलना में क्या थी? काफ़ी अच्छी थी। यानी कि अब तक जो हमने 3 जनरेशन पढ़े हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, उन सब में इसकी स्पीड क्या थी? बहुत ज़्यादा फास्ट थी। ठीक है,
इस पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में काफ़ी छोटे थे। क्या थे? आकार में काफ़ी छोटे थे। इन कंप्यूटरों को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, यानी एसी वगैरह की और मेंटेन की देख रेख की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ये इतना छोटा था कि आसानी से हम कहीं भी इसको रख सकते थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर सस्ते और आसानी से मिल जाते थे, यानी कि फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर एक तो सस्ते भी हो गए थे और आसानी से इनको हम परचेज भी कर सकते थे। इन कंप्यूटरों को बहुत कम एसी की ज़रूरत पड़ती थी। क्या होता था? बहुत कम एसी की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में गर्मी पैदा करते, यानी कि ये बहुत कम हीट होते थे। इनमें गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, इसलिए इसको एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इस पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत ज़्यादा रिलायबल थे और ये हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे। मैंने बताया कौन-कौन से? सी प्लस प्लस, डेटाबेस जैसे हाई लेवल लैंग्वेज को ये क्या करते थे? सपोर्ट करते थे, उस पे चलते थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर ज़्यादा मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकते थे। इनकी स्टोरेज क्या थी? इनकी स्टोरेज भी कंप्यूटर के अंदर ही होती थी, इसलिए ज़्यादा डेटा को क्या कर सकते थे? स्टोर कर सकते थे। डिसएडवांटेज देख लेते हैं कि क्या-क्या डिसएडवांटेज होते हैं फोर्थ जनरेशन के। तो इस जनरेशन में जिस माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया उसे बनाना एक मुश्किल काम था। जो माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन में लगाया गया उसकी माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग जो थी वो क्या थी? काफ़ी मुश्किल थी, उसको बनाना काफ़ी टफ था। माइक्रो प्रोसेसर को बनाने के लिए बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती थी। ऐसे ही नॉर्मल ये नहीं बन जाता था, उसको बनाने के लिए एक एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती थी जिससे ये बनाया जाता था। इन कंप्यूटरों को ठंडा रखने के लिए कूलिंग फैन की ज़रूरत पड़ती है। उसमें क्या था? जो इसका सीपीयू होता है कंप्यूटर का, उसके अंदर कूलिंग फैन लगा दिया जाता था। जब कंप्यूटर रन करता था तो वो फैन एग्जॉस्ट का काम करता था और जो उसकी गर्मी होती थी उसको बाहर निकाल देता था। इसलिए वो कंप्यूटर क्या होते थे? ना ज़्यादा हीट होते थे, ना ज़्यादा गर्म होते थे, इसलिए उनको एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब देख लेते हैं आर्किटेक्चर ऑफ फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कि फोर्थ जनरेशन मतलब कैसा था। इन जैसे कि पहले के कंप्यूटर हैं उनमें क्या था? सब कुछ चीज़ें एक में एक थी। थर्ड जनरेशन में अलग कर दिया गया था मॉनिटर को और कीबोर्ड को, यानी इनपुट और आउटपुट को। लेकिन इससे पहले जो कंप्यूटर थे सब एक में आते थे, लेकिन फोर्थ जनरेशन में पांच जगह क्या किया? उसको डिवाइड कर दिया गया, बांट दिया गया। जैसे कि अलग अलग 5 यूनिट थी, जैसे कि इनपुट यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट, इनपुट यूनिट और कंट्रोल यूनिट। 5 यूनिट में फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर को बांट दिया गया था। देख लेते हैं यहाँ कि सबसे पहले इनपुट डिवाइस कौन सी? हमारी इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है? वही जैसे कि हमारा हो गया कीबोर्ड, माउस, माइक, स्कैनर, ये सब हमारे क्या हो गए? इनपुट डिवाइस हो गए। ठीक है। और आउटपुट डिवाइस हमारा क्या होता है? जो इनपुट देता है उसी का आउटपुट हमें मिलना। जैसे कि डिस्प्ले, मॉनिटर, जो मॉनिटर है उसका वो क्या है? हमारा आउटपुट है। कुछ भी हम लिखेंगे, टाइप करेंगे, मॉनिटर पे शो करता है, आउटपुट हो गया। प्रिंटर, कुछ भी हम चीज़ें प्रिंट कर रहे हैं वो हार्ड कॉपी में मिल रहा है, वो हमारा क्या हो गया? आउटपुट हो गया। जैसे कि कुछ कुछ चीज़ों को हम स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद प्रिंट आउट कर देते हैं, वो क्या हो जाएगा? हमारा आउटपुट। स्पीकर, माइक से हम कुछ भी बोल रहे हैं, स्पीकर से साउंड तेज आता है, वो क्या हो गया? हमारा उस साउंड को तेज करके आउटपुट के थ्रू थ्रू हमें दे रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो गया? हमारा आउटपुट हो गया। और ये क्या है हमारा? ये जो तीन चीज़ हैं, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट या कंट्रोल यूनिट, ये तीनों किस में होते हैं? सीपीयू में। किस में होते हैं? सीपीयू के अंदर होते हैं। ठीक है, तो सीपीयू के अंदर जो होते हैं उसमें क्या होता है? सबसे पहले मेमोरी यूनिट हमने अभी पढ़ा है कि फोर्थ जनरेशन में कंप्यूटर के अंदर ही उसकी स्टोरेज होती है। तो ये स्टोरेज, जो भी चीज़ें, जो भी डेटा हमारा होता है वो क्या करता है? इसको स्टोर करके उसमें हम रख देते हैं, चाहे वो हार्ड डिस्क में हो चाहे जिस फॉर्म में भी हो, वो कंप्यूटर के अंदर रहता है, उसमें डेटा क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जो भी कैलकुलेशन वगैरह होती है कंप्यूटर में, जो भी हम कैलकुलेशन वगैरह करते हैं वो सारा इसी में आता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। कंट्रोल यूनिट, ये ओवरऑल पूरे कंप्यूटर को क्या करता है? कंट्रोल करता है, इसलिए इसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि हमारी जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप उसको देख सकें। थैंक यू।